हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। क्लास 8 की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने इसके कई सारे पार्ट्स बनाए हैं, उनके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आगे शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अपराइजिंग, रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी 1885 में बनी थी और इसको जो बनाया था एओ ह्यूम ने बनाया था। एओ ह्यूम के कौन थे? ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, तो कांग्रेस बन गई थी। इसके सेशंस होते थे कहीं बॉम्बे में, कलकत्ता में, अलग अलग जगह पे सेशंस होते थे, जहाँ पे लोग मीटिंग करते थे कि आखिर कैसे हम लोग को आज़ादी पानी है या स्वराज्य हासिल करना है, कई सारे टॉपिक्स पे, या कौन सी चीज़ें हम लोग के हित में हैं, ऐसी ऐसी कई सारी चीज़ें। देखिए, स्वराज का कॉन्सेप्ट जो था वो तो काफ़ी बाद में आया था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें शुरू से ही इन्होंने जो था डिस्कस करना शुरू कर दिया था। तो जो पहला डिस्कशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। उसके जो वो थे प्रेसिडेंट, वो थे उमेश चंद्र बनर्जी प्रेसिडेंट। तो इसमें 72 पार्टिसिपेंट्स थे। देखिए, जब पहले पहले कांग्रेस बनी थी तो इसमें सब लोग गरीब वगैरह नहीं थे, इसमें अमीर ज़्यादातर मोस्टली अमीर लोग थे, जैसे लॉयर्स वगैरह हो गए, ये सब अमीर लोग थे। पहले कोई गरीब लोगों को पार्टी में जगह मिलती नहीं थी। बाद में ऐसा हो गया था कि कांग्रेस में कि कोई भी इंसान इसमें पार्टी में जगह ले सकता है, जो पर्टिकुलर कंडीशन है उनको फॉलो अगर करता है तो इसके सेशंस होते थे। एनुअल सेशंस जो होते थे दिसंबर में होते थे, यानी पूरे साल में दिसंबर में सेशन जरूर होंगे। अब देखिए, मेनली इसमें कौन थे? लॉयर्स और एलाइड्स, अमीर लोग होते थे। ठीक है, सेफ्टी वैल्यू थ्योरी दी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कांग्रेस सेशन के द्वारा नहीं दी गई थी, इसलिए इसका नाम इसमें रखा गया है। अब देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे कांग्रेस शुरू में तो बहुत फेमस हुई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद कांग्रेस जो थी वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कुछ पार्ट्स में क्या, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तो थे मॉडरेट, ठीक है, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट्स। तो मॉडरेट को हम लोग बोलते हैं नर्म दल और एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं गर्म दल। 1905 में ऐसा हुआ था, 1885 को बनी थी, 1905 में ऐसा हो गया था। तो मॉडरेट में तो कई सारे लीडर्स थे। एक्सट्रीमिस्ट्स में जो गर्म दल में थे, मेन तीन लीडर थे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इनको हम लोग लाल बाल पाल से फेमस भी थे, लाल बाल पाल। ठीक है, इससे ये तीनों फेमस थे, इससे आप ये नाम याद रख सकते हैं, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, अब देखिए सोसाइटी को सुधारने के लिए कुछ रिफॉर्म्स आए थे, कुछ मूवमेंट आए थे, तो उसमें कई सारे समाज का गठन किया गया था, उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका आ रहा है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। इनके जो फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के, वो थे राजा राम मोहन रॉय। देखिए, आपको पता है 1829 में क्या हुआ था? अबॉलिश हुई थी सती प्रथा जो थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई है। तो उसे उसे अबॉलिश किया गया था, उसको आपने पढ़ा। उसमें मैंने आपको बताया था कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा जो थी ख़त्म करी थी। सती प्रथा वही कि एक विडो को उसके मतलब हस्बैंड की चिता में डाल दिया जाता है। तो इसमें राजा राम मोहन राय का नाम इसलिए आया क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प करी थी, विलियम बेंटिक की। इन्होंने बहुत हेल्प करी थी। इन्होंने कहा था, आखिर एक तरीके से इन्होंने सजेशन दिया था कि ये सब जो है ख़त्म करिए, अब आप यहाँ के लॉर्ड हैं तो आपको ये ख़त्म करना चाहिए। तो विलियम बेंटिक की इनका पूरा हेल्प करी थी इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती को एबॉलिश करने के लिए। अब देखिए, जो मूवमेंट हुआ, ये जो था ब्रह्मो समाज, ये स्टार्ट हुआ था बंगाल से। और इसकी मतलब क्या था, ये अपोज करते थे आइडियल वर्शिप को, मतलब मूर्ति वूर्ति को नहीं मानते थे ये लोग। जो नॉर्मल पूजा होती है उस पर ध्यान रखते हैं, जैसे कि बस ये है आत्मा की पूजा कर रहे हैं, एक तरीके से परमात्मा को मानो, लेकिन कोई मूर्ति मत, कोई रूप मत मानो उसका, बिना रूप का मानो, बिना रूप का परमात्मा। ठीक है, जिसका कोई रूप नहीं होता, ऐसे तरीके से पूजा करो कि हाँ कोई लाइट सी होती है मन में, जैसे हम लोग योगा वगैरह करते हैं, उस तरीके से पूजा करो। ये नहीं कि मान लिया कि हाँ कि कोई मूर्ति देख ली उसकी पूजा करे जा रहे हैं, उस पर चढ़ावा डाले जा रहे हैं, तो उसको नहीं मानते थे ये, उसको उस वैसी पूजा को अपोज करते थे। इसके एक्टिव मेंबर्स थे देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ये दोनों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोनों के नाम है कि आखिर ब्रह्मो समाज के जो है एक्टिव मेंबर्स कौन से हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। इसके बाद आपका आएगा आर्य समाज। आर्य समाज में देखिए 1875 में बनाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके जो थे फाउंडर थे। अब इनका आर्य समाज का क्या मानना था कि आप वेदास में वापस चले जाइए, वेदास से जो कि नॉलेज आप भूलते चले जा रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो, उसमें वापस चले जाइए। देखिए, आर्य हम लोग को पता है कि काफ़ी पहले आए थे, वेदों के टाइम इंडिया में एंट्री हुई थी आर्यन लोगों की। तो इसका नाम भी उसी के ऊपर लिंक है, ये भी कहते थे वेदास में चले जाओ वापस। ठीक है, इसके टाइम पे एक बुक आई थी सत्यार्थ प्रकाश, वो बुक आई थी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। वो किस टाइम पे आई थी? आर्य समाज के टाइम पे। इन्होंने अपनी लैंग्वेज जो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज माना था,
और उन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट शुरू कराया था जिससे लोगों को दोबारा से हिंदू बनाया जा सके। अब अंग्रेजों के टाइम हमने क्या बताया था कि मिशनरीज शुरू कर दिया गया था, मिशनरीज की एंट्री अलाउ कर दी गई थी। तो मिशनरीज क्या करते थे, लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे, कई लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उससे उसकी वजह से नहीं लगता था कि लोग जो है अशुद्ध हो गए, जब अपना धर्म खो दे रहे हैं तो अशुद्ध हो जा रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट शुरू करवाया जिससे दोबारा से लोग हिंदू बन सके। ठीक है। हालांकि जो मिशनरीज की एंट्री, या आप कह सकते हो कि मतलब उसमें इंटरफेयर, धर्म में इंटरफेयर मना कर दिया गया था 1875 के बाद, 1857 के बाद, लेकिन फिर भी आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट शुरू कराया, क्योंकि कई लोग तो बन चुके थे, ऑलरेडी बन चुके थे ना दूसरे धर्म में, क्रिश्चियंस वगैरह, तो उनको वापस हिंदू बनाने के लिए, रिकन्वर्ट करने के लिए शुद्धि मूवमेंट चलाया गया। आगे देखिए वेदा समाज। वेदा समाज कब शुरू हुआ था? मद्रास में शुरू हुआ था 1864 में। अब ये जो था ब्रह्मो समाज पे ही बेस्ड है काफ़ी हद तक। इसके लीडर थे चिम्बती श्रीधारू नायडू। ठीक है, तो श्रीधारू नायडू और चिम्बती, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप कहते हैं चिम्बती एस नायडू भी बोल सकते हैं। अटैक्ड कास्ट सिस्टम, यानी इन्होंने कास्ट सिस्टम पे अटैक किया। अब अटैक किया इसका मतलब ये नहीं कि ये हथियार लेके, बंदूक बंदूक लेके अटैक कास्ट सिस्टम पे अटैक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। कास्ट सिस्टम पे अटैक किया उन्होंने, मतलब जो लोग कास्ट को मानते हैं कि हाँ ये नीचा ये ऊंचा, इस सब पे उन्होंने अटैक किया, उस सब को मतलब ख़त्म करने की कोशिश करी कि हाँ ये जो है ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। इन्होंने वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट किया और विडो की, यानी विधवा की रीमैरिज पे भी इन्होंने फोकस किया, जो विधवा औरतें हैं उनकी दोबारा से शादी कराई जाए। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि सती प्रथा जो थी, ठीक है, हालांकि सती प्रथा तो खत्म हो गई थी, लेकिन विधवा को एक तरीके से पाप माना जाता था कि ये मतलब विधवा हो गई, इसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो उसकी दोबारा शादी भी नहीं होती थी। भले वो कितनी मान लीजिए 18-20 साल की, पहले शादी भी जल्दी हो जाती थी, तो 18 साल की लड़की की शादी हो गई है, अब 1 साल में उसका कुछ हस्बैंड के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो 19 साल की लड़की अपना जीवन कैसे पूरा अकेले बिताएगी, कोई उसका साथ नहीं दे रहा। तो आप खुद सोचिए, इसलिए विडो रीमैरिज भी बहुत ज़रूरी थी, तो उस पर वेदा समाज ने फोकस किया था। फिर आया था प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज में जो फाउंडर है इसके मिस्टर एम गोविंद रानाडे और रामकृष्ण बांदारकर, इसके उन्होंने इसे फाउंड किया था 1867 में। एम गोविंद रानाडे, रामकृष्ण बांदारकर, इन्होंने फाउंड किया था कब? 1867 में। तो इसने क्या किया था, इसने भी कास्ट सिस्टम पर अटैक किया था, वेदा समाज की तरह एबॉलिश किया उसे। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को ख़त्म किया। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन की हालत जो ख़राब थी, मैंने आपको बताया था, विडो रीमैरिज और हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इस सब पे इसने फोकस किया था। देखिए कुछ पॉइंट है जैसे विडो रीमैरिज या वुमेन के लिए अच्छा या कास्ट सिस्टम, ये कुछ पॉइंट कॉमन है वेदा समाज और प्रार्थना समाज में, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम लोग वेदों में क्या करते हैं, वेदों में हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो वेद और प्रार्थना के पॉइंट को कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बस ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। आपका अगले है सत्य शोधक समाज। 1873 में इसको डिस्कवर किया था ज्योतिराव गोविंदराव फूले, कई लोग इन्हें ज्योतिबा फूले भी कहते थे। अब देखिए इसमें क्या क्या था, इसे महात्मा फूले भी कह सकते हैं, ज्योतिबा फूले भी कह सकते हैं। ये जो था समाज, ये सबके लिए ओपन था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। ठीक है, सबके लिए ओपन था। कास्ट इक्वलिटी और अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास के लिए उन्होंने मतलब काम किया था। वही कास्ट इक्वलिटी, यानी सबको, हर कास्ट को इक्वल माना जाए, चाहे वो कोई नीची जाति का हो, चाहे वो कोई ऊपर जाति का हो। और जो क्लासेस नीचे मानी जाती थी, जैसे SC ST वाली क्लासेस को जो अगर नीचे माना जाता है, तो उनका अपलिफ्टमेंट किया था। अपलिफ्टमेंट मतलब उन्हें सही जगह पे ऊंचा उठाने की कोशिश करी गई थी। फिर आएगा आपका लास्ट में रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो था 1897 में शुरू हुआ था। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इसके फाउंडर थे। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंसा। रामकृष्ण परमहंसा स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अब ये जो रामकृष्ण मिशन था, ये कहाँ से शुरू हुआ था? बेलूर मठ से शुरू हुआ था, वेस्ट बंगाल से। ये भी सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करता था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।